In land law, our topic of discussion today is the Maharashtra Rent Control Act 1999. इसमें आपको 24 सेक्शंस दिए हुए हैं, उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. ठीक है. एज़ पर द एनेक्टिंग ईयर्स आपको पता है ये 99 में हुआ. रेंट कंट्रोल इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट. एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे पास तीन तरह की लिस्ट होती है. एक यूनियन लिस्ट, यूनियन सब्जेक्ट. सेकंड स्टेट लिस्ट, स्टेट सब्जेक्ट. एंड थर्ड वन इज़ योर कंकरेंट लिस्ट. तो रेंट कंट्रोल या रेंट लेना, इससे रिलेटेड जितना भी पार्ट होता है ये स्टेट लिस्ट में आता है. यूनियन के पास कोई भी पावर नहीं होता इसमें. ओके. सो hence each state has its own rent control law. Until about 2 decades ago, the law on this point was contained in the Bombay Rent, Hotel, Lodging, House Rate Control Act 1947, popularly known as Bombay Rent Act 1947. इस एक्ट के पहले इस एक्ट को जाना जाता था बॉम्बे रेंट एक्ट 1947. इसके अकॉर्डिंग सारे आपसे रेंट लिवाइड करते थे. द महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 was passed in a state of Maharashtra to unify, consolidate and amend the law relating to control the rent, repair of certain premises, eviction of tenant, and for encouraging the construction of new houses by assuring a fair return on investment by landlord. Means ये क्यों लाया गया, इसका इंट्रोडक्शन क्यों था कि जो टेनेंट्स आपके यहाँ रहते हैं उनके लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन बने. टेनेंट्स कई बार मिसयूज़ करते हैं इन चीज़ों का, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बने. इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका ये लॉ लाया गया, जिसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे आपको रेंट लेना है, क्या उसके मंथली चार्जेस होंगे. अगर आपका स्ट्रक्चरल जो प्रीमाइसेस है वो कहीं ना कहीं अब आपका डाउन हो गया है, डायलेपिटेड कंडीशन में आ गया है, तो ऐसे में उस स्ट्रक्चर को वापस बनाना है, जिसमें टेनेंट का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, लैंडलॉर्ड का भी ध्यान रखना ज़रूरी है. भाई वो नया कंस्ट्रक्शन करेगा तो जो रेंट फिक्स था उससे ज़्यादा ही तो लेगा, क्योंकि कवर करना है टाइमली, उसको इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से कवर करना है. तो ये सारा का सारा पार्ट एक प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए इन द ईयर ऑफ 1999 महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट पास किया. ओके. इन हाउस ऑफ 60 सेक्शंस द एक्ट कवर्स मैटर एज अ फिक्सेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड रेंट, permitted increases, recovery of a possession of rented premises by a landlord, provision regulating sub-tenancies as also providing regarding the jurisdiction of the court, filing of suits, appeal, etc. Means कि एक बार आपको रेंट पे दे दिया, आप एज अ टेनेंट आप उसके पोजीशन में भी आ गए, बट आप टेनेंट हैं, आप ओनर नहीं हैं. तो रिकवरी ऑफ पोजीशन कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत सारे मामले इंक्रीज़ हुए जिसमें रिकवरी नहीं मिल रही थी टेनेंट्स को. तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए ये एक्ट पास हुआ. इनसे रिलेटेड मैटर कहाँ जाए, नॉर्मल सिविल प्रोसीजर कोड तो आपको था ही, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट था, लेकिन टेनेंट्स के लिए द डिस्प्यूट बिटवीन द ओनर एंड टेनेंट, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, इनके बीच को सॉल्व करने के लिए इस स्पेसिफिक एक्ट को लाया गया, जो थोड़ी बहुत स्पेसिफिक हाईलाइट इसमें डालता था. ओके. द एक्ट अप्लाइज टू ऑल प्रीमाइसेस इन महाराष्ट्र विच आर लेट आउट फॉर अ पर्पज ऑफ रेसिडेंट, एजुकेशन, बिजनेस, ट्रेड और स्टोरेज इन द एरियाज कवर्ड इन शेड्यूल 1 and 2 ऑफ द एक्ट. ये किस किस के लिए रेंट में आया? ड्वेलिंग हाउस रहने के लिए, एजुकेशन के लिए, कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आज भी रेंटेड प्रीमाइसेस में चलते हैं, उनके लिए, बिजनेस पार्क जो आपके होते हैं उनके लिए, और ट्रेडिंग करने के लिए, और
स्टोरेज बनाने के लिए। तो ये सारे प्रेमाइस जैसे कोल्ड स्टोरेज वगैरह अगर आप रूरल पार्ट में जाएंगे तो ये आपको रेंट पे मिल जाते हैं। तो ये सारा का सारा रेंट कंट्रोल एक्ट के अंडर आया। उससे रिलेटेड जो भी गाइडलाइन थी, रूल्स एंड रेगुलेशन थे, वो सारा का सारा कवर्ड अंडर दिस एक्ट। बट दिस एक्ट डज नॉट इंक्लूड एग्जेम्पशन किसको किसको है, एनी प्रेमाइसेस बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। ऐसे प्रेमाइसेस पे रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगता जो प्रेमाइसेस गवर्नमेंट के हो या लोकल अथॉरिटी मीन्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, ग्राम पंचायत की जगह हो, तो वो इसमें अप्लाई, ये एक्ट अप्लाई नहीं करता उनसे रिलेटेड। एनी प्रेमाइसेस लेट और सबलेट टू द बैंक्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और एनी कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी बैंक, सेंट्रल बैंक हो, स्टेट बैंक हो, या कोई सबलेट हो एक और उसको टेनेंट दिया जाए, या कोई भी अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर की हो, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उस पर भी ये एक्ट अप्लाई नहीं करता। एनी प्रेमाइसेस लेट और सबलेट टू द फॉरेन मिशन, इंटरनेशनल एजेंसी, मल्टीनेशनल कंपनी, एमएलसीज़ के लिए ये नहीं लगता। एमएनसीज़ पे रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगता, उनके लिए अलग लॉज हैं। फॉरेन मिशंस के लिए कोई प्रोग्राम उसके लिए आपकी जगह ली गई है, उस पर ये एक्ट नहीं लगेगा। और इंटरनेशनल एजेंसीज पे नहीं लगता। तो दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस एक्ट। वाई? क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसी के लिए जो नॉर्म्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, फॉरेन पावर और फॉरेन मिनिस्ट्री, इट्स अ मैटर ऑफ यूनियन। फॉरेन पॉलिसीज़ को स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो ऐसे कोई भी एमएनसीज़ अगर आती हैं यहाँ पे बिज़नेस करने, वो प्रेमाइसेस लेती हैं, तो ये सारा का सारा यूनियन के पास होगा पावर, ताकि वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के पॉलिसी के अंडर ये काम कर सकें। एनी प्रेमाइसेस लेट और सबलेट टू प्रोवाइड अ पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ और मोर। एनी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर 1 करोड़ या उससे ज़्यादा होगा। तो ये सारी की सारी कंपनियां एग्जेम्प्टेड हैं, उन पे महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगता। एडिशनली द स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर्ड बाय सेक्शन 3 टू डायरेक्ट दैट ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट शैल नॉट अप्लाई। बट ऑब्वियस है, जब स्टेट ने इसको पास किया है, स्टेट लेजिस्लेशन ने, तो स्टेट के पास ही पावर है। तो स्टेट अगर जिसको चाहे उसको भी एग्जेम कर सकती है, ठीक है, लेकिन कुछ टर्म्स और कंडीशंस पे। क्या क्या टर्म्स और कंडीशन है? दैट अ प्रेमाइसेस यूज फॉर अ पब्लिक पर्पस ऑफ चैरिटेबल नेचर और एनी क्लास ऑफ प्रेमाइसेस यूज फॉर सच पर्पस। चैरिटेबल पर्पस के लिए अगर आप ये जगह यूज़ कर रहे हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल्स हैं, इनके लिए यूज़ करते हैं, तो ऐसे में महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगेगा। प्रेमाइसेस हेल्ड बाय द पब्लिक ट्रस्ट फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस लेट आउट फॉर द नॉमिनल और कंसेशनल रेंट। रिलीजियस वे के लिए अगर आप यूज़ करते हैं उस जगह को, तो आप पे रेंट एक्ट नहीं लगेगा। प्रेमाइसेस हेल्ड बाय द पब्लिक ट्रस्ट फॉर रिलीजियस एंड पर्पसेस एडमिनिस्ट्रेड बाय लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी अगर यूज़ करती है फॉर रिलीजियस पर्पस, उस पर आपको रेंट नहीं लगेगा। प्रेमाइसेस बिलोंगिंग टू और वेस्टेड इन एनी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ और फॉर टाइम बिंग इन फोर्स। यूनिवर्सिटीज़ की प्रेमाइसेस पे भी महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगेगा। अब हम आते हैं डेफिनेशंस अंडर सेक्शन 7 of the Act. Section 7 of the Act contains the definition of certain terms used in the Act. These definitions apply unless there is anything repugnant to the subject or context. सबसे पहले आता है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 competent authority. Competent authority कौन होगा? Any public servant which is appointed by the state government to handle, to settle dispute related to the rent as per the section 40 of the act. उनको हम कहते हैं competent authority. Landlord किसको बोलेंगे? section 7 subsection 3. The landlord means any person who is for the time being receiving or is entitled to receive rent in respect of any premises on his account or account on behalf or benefit of any other person or
who would so receive the rent if the premises let to the tenant means any person जो ओनर होगा, जो रेंट लेता होगा या ओनर के बिहाफ में रेंट लेता है, ओनर के बिहाफ में ये फंक्शन परफॉर्म करता है, तो ऐसे सारे लोगों को आप लैंडलॉर्ड बोल सकते हैं। इंक्लूड्स करता है लैंडलॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सब टेनेंट मीन्स बीइंग एज ए लैंडलॉर्ड आपने अपना लैंड मिस्टर ए को दिया और मिस्टर ए ने उस लैंड को मिस्टर बी को दे दिया, तो मिस्टर बी इज़ अ सब टेनेंट नाउ। ठीक है, वो सब टेनेंट होगा। लीज में अक्सर ये होता है, तो वो सब टेनेंट भी उसका भी लैंडलॉर्ड यही कहलाएगा, वो टेनेंट नहीं कहलाएगा। लैंडलॉर्ड का टाइटल चेंज नहीं होगा फॉर सब टेनेंट। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल लाइसेंस डीम टू बी टेनेंट अंडर द बॉम्बे रेंट एक्ट। बॉम्बे रेंट एक्ट 1947 में जो लाइसेंस चल रहे थे, 99 के नए एक्ट में आने के बाद भी उनका डेफिनेशन चेंज नहीं हुआ, वो भी लैंडलॉर्ड ही कहलाए। इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, द पर्सन हु वॉज एंटाइटल्ड टू रिसीव द लैंड इफ premises were let to the tenant immediately before 7 December 1996। 7 December 1996 के पहले के जितने भी premises के जितने भी टेनेंट्स थे, उनसे जो भी बंदा रेंट कलेक्ट कर रहा है वो लैंडलॉर्ड ही कहलाएगा। परमिटेड लाइसेंस क्या है? सेक्शन 7 सबसेक्शन 8। परमिटेड इंक्रीज मीन्स इंक्रीज इन अ रेंट परमिटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। मीन्स अगर आपने किसी को रखा हुआ है रेंट पे अपने यहाँ, तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, टाइम बढ़ते जाएगा, तो आपको रेंट भी तो बढ़ाना है, क्योंकि मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी वो बढ़ते जाता है, एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं, तो जाहिर है आपको अपने चार्जेस भी बढ़ाने हैं। बट उसके लिए भी एक रेगुलेटरी है, उस रेगुलेटरी के आधार पे ही आपको करना है एज पर द दिस एक्ट, और उसी को हम बोलते हैं परमिटेड इंक्रीज। दैट द लैंडलॉर्ड हैज़ अ एब्सोल्यूट राइट टू इंक्रीज अ रेंट ऑन हिज प्रीमाइसेस बट बाय फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, दैट इज दिस एक्ट। उसके बाद आता है प्रीमाइसेस, सेक्शन 7 सबसेक्शन 9। द टर्म प्रीमाइसेस मीन्स एनी बिल्डिंग पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग लेट टू गिवन ऑन अ लाइसेंस सेपरेटली अदर देन द फार्म बिल्डिंग। फार्म बिल्डिंग प्रीमाइसेस में नहीं आएगी, क्योंकि फार्म बिल्डिंग पे हमने पहले भी देखा है वो सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट को दिया जा सकता है, कॉमन पर्सन के लिए नहीं, तो वो मैटर दूसरा है। ठीक है, तो वो प्रीमाइसेस इसमें नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे रेंट पे। ओके, सो द गार्डन ग्राउंड गैरेज आउट हाउस इफ एनी अपॉर्टेंट टू सच बिल्डिंग और पार्ट एनी फिटिंग्स अफिक्स्ड to such building, part building, more beneficial enjoyment thereof, but does not include room or other area in hotel or lodging। Means आउट हाउस होते हैं हमारे यहाँ, हमारे बंगलों में, हमारे प्रीमाइसेस में हम आउट हाउस बनाते हैं, एडिशनल हम स्पेस को कवर करते हैं, तो वो सारा का सारा प्रीमाइसेस में ही आएगा। आप क्लब हाउस बनाते हैं, वो भी प्रीमाइसेस में आएगा, बट होटल के एक्स्ट्रा रूम को आप प्रेमाइसेस में नहीं ले सकते, दैट इज़ नॉट कवर्ड अंडर द टर्म प्रेमाइसेस। ठीक है, होटल रूम, लॉजिंग रूम, इनके एक्स्ट्रा रेंट, एक्स्ट्रा जो जगह होती है उसको आप प्रेमाइसेस में कवर नहीं करते, तो दे आर नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्रेमाइसेस अंडर दिस एक्ट। उसके बाद हम आते हैं स्टैंडर्ड रेंट, सेक्शन 7 सबसेक्शन 14। Standard rate in relation to any premises mean where a standard rate is fixed by the court or by the controller under certain specified act, such rent plus increase in 5% of a rent so fixed means एक जनरल रेंट का रेट फिक्स कर दिया जाता है बाय द कंट्रोलर विच इज़ अ पब्लिक और कंसर्न अथॉरिटी और बाय द कलेक्टर, उससे ज़्यादा आप रेंट नहीं ले सकते। ठीक है, वेयर द स्टैंडर्ड रेंट और फेयर रेंट इज़ नॉट सो फिक्स देन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 एंड सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, द रेंट विच द प्रीमाइसेस वर लेइंग
on October 1987, where the premises not let on that date, the rent at which they were lodged before the date plus an increase of 5% rent from 87. 5% की इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर वो premises 87 के पहले का है. रेंट पे जो आपके रेंटल पे जो लोग रह रहे हैं, जो आपका टेनेंट है, उस पे आप जनरल इंक्रीज़ पर 5% एडिशनल चार्ज ले सकते हैं. 5% ऑफ योर टोटल रेंट, जस्ट फॉर अ बेनिफिट ऑफ दैट लैंडलॉर्ड. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि भाई उनका प्रॉपर्टी रेट बढ़ रहा है, उनके टैक्सेस बढ़ते हैं, उनका मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ता है, तो रेंट भी उनको उसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए. ओके. इन केसेस ऑफ इन एनी केसेस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, द रेंट इज़ फिक्स बाय द कोर्ट. अगर इसमें भी आपको प्रॉब्लम है, एनी डिस्प्यूट इज अरोज, ऐसे कंडीशन में एडजुडिकेट बॉडी आपके पास अवेलेबल है, दैट इज कोर्ट. एनी ऑफ द एग्रीव पार्टी, either a tenant or the landlord, may move before the court of law and the concerned court will decide the standard rent. Okay. उसके बाद आते हैं who is tenant under section 7 subsection 15. Tenant means any person by whom or on whose behalf or on whose account rent is payable for any premises. Tenant जो रेंट पे करता हो खुद, किसी के लिए या अपने एजेंट के द्वारा, ये सारे के सारे लोग टेनेंट कहलाएंगे. द टर्म इंक्लूड एनी पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ अंडर दिस प्रोविजन रिपील्ड इन रेंट एक्ट इज अ टेनेंट, डीम टेनेंट, सब टेनेंट, हैज डिप्यूट टाइटल अंडर द टेनेंट, हु इज इंटरेस्ट इन द प्रीमाइसेस बीइंग असाइन्ड और ट्रांसफर्ड और परमिटेड. तो इसमें सब टेनेंट भी इंक्लूड होते हैं. सब टेनेंट एक बार फिर से समझ लीजिए कि मिस्टर ए को आपने टेनेंट रखा और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को टेनेंट रख दिया उसी प्रेमाइसेस पे. सो नाउ यू आर द लैंडलॉर्ड, मिस्टर ए इज़ अ टेनेंट, मिस्टर बी इज़ सब टेनेंट. देयर इज़ नो एनी डायरेक्ट रिलेशन of instrument between Mr. B and you, but relation are same, that you are owner and Mr. B are subtenant. The relation between A and Mr. B is tenant and subtenant. The instrument speaks the same. किसी का टाइटल चेंज नहीं होता सब टेनेंसी आने पर भी. ओके. उसके बाद अ पर्सन डीम टू बी अ टेनेंट अंडर सेक्शन 25, कोई भी ऐसा आदमी जिसको डीम्ड टेनेंट माना जाए. अ पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन अ प्रीमाइसेस हैज़ बीन असाइंड, ट्रांसफर्ड और परमिटेड, जिसको लैंडलॉर्ड ने ट्रांसफ़र किया हो, लैंडलॉर्ड ने परमिट कर दिया हो अपने प्रीमाइसेस में रहने के लिए, ऐसे आदमी को भी आप टेनेंट मानेंगे अंडर सेक्शन 26 ऑफ द एक्ट. इन केस वेयर द टेनेंट डाइज, it being immaterial whether such death has occurred before or after 99, if the premises let out for resident, any member of the tenant family who is residing, or if the premises is let out for education, business, trade, any member of tenant family who is using the premises for such purpose. Means जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ा है कि अगर आइदर ऑफ द पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डाइड हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, बट बेनिफिशियरी को बेनिफिट मिलता है, राइट, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट है. वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाइड है. इफ़ मिस्टर ए इज़ योर टेनेंट एंड दैट प्रीमाइसेस इज यूज फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस, एंड इफ मिस्टर ए इज डाइड, देन योर एग्रीमेंट इज नॉट क्लोज. नाउ the any of the heirs, legal heirs of Mr. A is having full right to enter into a new agreement of tenant, and the basic agreement must be affixed with this new contract or new instrument. लीगल हेयर कोई भी हो, फैमिली मेम्बर हो,
किसी को विल पे दिया हो, एनी पर्सन हु इज़ रिप्रेजेंटेटिव। सेम चीज़, इफ़ द प्रेमाइसेस इज़ यूज फॉर एनी एजुकेशनल पर्पस, बिजनेस, ट्रेड, ऐसे में फैमिली मेम्बर कौन माना जाएगा? जो उसको सर्वाइव करे उस बिजनेस को, वो उसका उत्तराधिकारी, उसके पास फुल राइट होगा तो इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इन एब्सेंस ऑफ एनी सच मेंबर, एनी हेयर ऑफ द डिसीज्ड टेनेंट एज मे बी डिसाइडेड बाय द एग्रीमेंट बिटवीन हेयर्स। अगर 4-5 लोग हैं, 4-5 लीगल हेयर्स उसके हैं और आपस में उन्होंने एक MOU बना लिया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना लिया कि नहीं ये बंदा ही एज अ टेनेंट इंटर करेगा, तो वो भी लायबल है, उसका पूरा राइट है, ही इज़ इंटाइटल्ड टू इंटर इनटू अ एग्रीमेंट एज अ टेनेंट। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द अबव provision for transmission of a tenancy is not restricted the death of the original tenant। यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि अगर ओरिजिनल टेनेंट जो मेन टेनेंट है उसकी डेथ भी हो जाती है, देन टू कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके। फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेंट एंड परमिटेड इंक्रीज। स्टैंडर्ड रेट कैसे फिक्स किया जाए और परमिटेड इंक्रीज बाय द टाइम कैसे उसको इंक्रीज़ किया जाए, ये आता है सेक्शन 8 ऑफ द महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999। सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ द कोर्ट टू द फिक्सेशन ऑफ द स्टैंडर्ड रेट। सेक्शन 8 में आपको पावर है कि आप कोर्ट की असिस्टेंट ले सकते हैं फॉर द फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट, और कोर्ट आफ्टर एडजुडिकेशन डिसाइड करेगा। 4 केसेस होते हैं जिसमें आप जा सकते हैं, वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज नो सफिशिएंट एविडेंस एज टू असर्टेन रेंट एट विच द प्रीमाइसेस वर लेट ऑन October 1st 1987। ये डेट क्या थी जिसमें स्टैंडर्ड रेट के अलावा 5% इंक्रीज़ किया जा सकता था, जो अभी हमने लास्ट में देखा स्टैंडर्ड रेंट में। तो कोर्ट के सामने भी ये एविडेंस आना चाहिए। Where the premises were let out at one time as a whole or in a part at another time in a part or whole, means कई बार सब टेनेंसी डेवलप हो जाती है, कई बार लैंडलॉर्ड होल प्रेमाइसेस नहीं देता, बीच में कंडीशन चेंज हुई, तो ये सारी की सारी चीज़ डिसाइड करता है कोर्ट। फिर से समझिए, सपोज इन द ईयर ऑफ 2000 आपने मिस्टर ए को अपने यहाँ रेंट पे रखा, 2003 में आपने उसको पूरे प्रीमाइसेस दे दिया फॉर यूज़, सो 2000 टू 2003 उसने 70% यूज़ किया, 2003 टू 2005 उसने 100% यूज़ किया, उसके बाद 2005 टू 2010 उसने सब टेनेंट रखा, लेकिन इन सारे उसमें उसने आपको रेंट पे नहीं किया। अब 2010 में जब आप कोर्ट में केस फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 8, तो कोर्ट जनरल रेंट नहीं लेगा उससे, कोर्ट ये सारे एविडेंसेस को ध्यान में रखकर डिसीजन देगा कि कितना यूज़ किया, कितना प्रीमाइसेस उसके कंट्रोल में था, क्या क्या टर्म्स और कंडीशंस थी, स्टैंडर्ड रेट्स क्या थे, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगा और उसके बाद कोर्ट ऑर्डर देगा। सो जनरली स्पीकिंग द क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड रेंट एंड परमिटेड इंक्रीज कम्स बिफोर द कोर्ट either when the tenant file application for fixation or when the landlord file a suit for recovery। ऐसे में सू मोटो एक्शन कोर्ट नहीं लेता कभी भी। टेनेंट को लगता है कि रेंट ज़्यादा लिया जा रहा है तो टेनेंट में गो बिफोर द कोर्ट, फाइल अ सूट फॉर फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। लैंडलॉर्ड को लग रहा है कि ये मुझे प्रॉपर पैसे नहीं दे रहा, तो लैंडलॉर्ड ऑल्सो हैव अ राइट टू सीक अ परमिशन और सीक अ application before a court for recovery of a rent जो पेंडिंग है, और ऐसे में कोर्ट डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन ऑल दिस 4 पॉइंट। ठीक है,
उसके बाद हम आते हैं द न्यू वन, द ड्यूटी ऑफ द लैंडलॉर्ड टू कीप प्रीमाइसेस इन गुड रिपेयर। जब टेनेंट रेगुलरली टेनेंट आपको रेंट पे कर रहा है, लैंडलॉर्ड को एज पर द स्टैंडर्ड रेट पे कर रहा है, कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, ऐसे में लैंडलॉर्ड की ड्यूटी बनती है कि जो प्रीमाइसेस है उसको गुड कंडीशन में रखे, रिपेयरिंग करते रहे। लैंडलॉर्ड ये नहीं बोल सकता यू आर टेनेंट अब आप उसको रिपेयर करोगे, अनलेस इज देयर इज एनी एग्रीमेंट। पर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उस प्रीमाइसेस को मेंटेन करना लैंडलॉर्ड के ऊपर है, टेनेंट के ऊपर नहीं है। ठीक है, सो इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ लैंडलॉर्ड टू repair that premises, and if he fails to do after giving a constructive notice by the tenant, और उसके बाद भी लैंडलॉर्ड ने निगलेक्ट किया, तो टेनेंट हैव अ फुल राइट टू रीजनेबल एक्सपेंस ऑफ दैट रिपेयरिंग ऑफ प्रीमाइसेस, रीजनेबल, और वो उस रेंट से काट सकता है। ये सारी चीज़ें अलाउड है। ठीक है, उसके बाद रिकवरी ऑफ अ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस बाय लैंडलॉर्ड। टेनेंट अगर मना कर दे पोजीशन छोड़ने के लिए तो क्या करेंगे? अंडर सेक्शन 15 to 24 एक्ट कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू द रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ अ टेनेंटेड प्रीमाइसेस बाय लैंडलॉर्ड, जिसमें प्रीमाइस जो लैंडलॉर्ड की प्रीमाइसेस को जो टेनेंट ने पकड़ के रखा हुआ है अपने पास, उसको कैसे छोड़ें, रिकवरी कैसे करें। ठीक है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन आपको सेक्शन 24 टू सेक्शन 15 to 24 आपको मिलेगा, विच कंटेन्स द सेम पार्ट, दैट इज रिकवरी ऑफ अ पोजीशन। ठीक है, जिसमें आप रिकवरी लेते हैं। मीन्स सेक्शन 15 lays down that the salutary rules which makes every tenant in a Maharashtra statutory protected tenant। हर टेनेंट को एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है एज पर द दिस रूल, बट ये आपको एब्सोल्यूट राइट नहीं है। आपके टर्म्स और कंडीशन टेनेंसी के एग्रीमेंट के टेन्योर तक आपको लैंडलॉर्ड नहीं निकाल सकता अनलेस आप कॉन्ट्रैरी ना करें साइन कॉन्ट्रैक्ट पे। जैसे लैंडलॉर्ड ने आपको रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस दिया है, आपकी फैमिली को रहना अलाउड किया है, बट आपने उस प्रीमाइसेस का यूज़ एज अ लॉजिंग शुरू कर दिया, तो विच इज़ अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन। द पर्पस ऑफ यूज़ इज चेंज। ऐसे में लैंडलॉर्ड के पास फुल राइट है अपने पोजीशन को रिकवर करने का, लेकिन उसके अलावा नहीं। तो इसीलिए टेनेंट भी प्रोटेक्टेड हैं। लैंडलॉर्ड ये नहीं बोल सकता मेरी जगह खाली करो। अगर रेंट प्रॉपर पे हो रहा है, डिसाइडेड टर्म्स और कंडीशन से हो रहा है, रेगुलरली पे कर रहा है, जिस पर्पस के लिए लिया उस पर्पस की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे में लैंडलॉर्ड के पास कोई राइट नहीं है उस पोजीशन को वैकेट कराने का। वैकेट तभी होगा जब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन टूटेगा। किस किस कंडीशन पे कर सकते हैं? देयर आर 15 केसेस जहाँ पर लैंडलॉर्ड अपना रिकवर कर सकता है प्रीमाइसेस। कैसे? पहला होता है नॉन परमिशन और नॉन पेमेंट ऑफ स्टैंडर्ड रेंट एंड परमिटेड इंक्रीजेस। अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं बीइंग एज अ टेनेंट, कंटिन्यू आप वेव कर रहे हैं, आप डिनाई कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे में लैंडलॉर्ड को फुल पावर है आपको अपना पोजीशन छीनने का। परमिटेड इंक्रीज है, डिसाइडेड है 5% पर एनम बढ़ेगा, फिर भी आप नहीं पे करते। ऐसे में भी अगर आप ये सारी चीज़ें पे नहीं कर रहे हैं तो लैंडलॉर्ड इज़ एंटाइटल्ड टू रिकवर हिज पोजीशन। कमीशन ऑफ एनी एक्ट contrary to the section 108 subsection O of the Transfer of Property Act means जो इंस्ट्रूमेंट आपका बना, टेनेंसी एग्रीमेंट बना,
वो जिस पर्पस के लिए है उस पर्पस के अलावा अगर आप कोई काम करते हैं तो ऐसे में आपने जो एक्ट किया वो कॉन्ट्रैरी टू द एग्रीमेंट हो गया। और अगर आप कॉन्ट्रैरी टू द एग्रीमेंट कोई काम करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं ख़त्म हो जाता है। ऐसे में लैंडलॉर्ड इज़ एंटाइटल्ड टू टेक अप पोजीशन। परमानेंट स्ट्रक्चर में अगर आप कोई छेड़छाड़ करते हैं, ऐसे में आप लायबल हैं, आपसे वो वैकेट करा सकता है। कोई अनोइंस आप क्रिएट करते हैं लैंडलॉर्ड को या साथ वालों को, ऐसे में टेनेंट गिविंग नोटिस टू क्विट। अगर टेनेंट ने आपको नोटिस दे दी है कि मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, ऐसे में लैंडलॉर्ड अपना पोजीशन ले सकता है। अनलॉफुल सबलेटिंग और गिविंग ऑन अ लाइसेंस। अनलॉफुल तरीके से आपने विदाउट परमिशन टेनेंट ने सब टेनेंसी क्रिएट कर दी, लाइसेंस क्रिएट कर दिया। ऐसे में भी लैंडलॉर्ड हैज़ अ फुल पावर टू टेक द पोजीशन ऑफ द लैंड। प्रेमाइसेस गिवन टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द लैंडलॉर्ड। एम्प्लॉयज़ को अगर प्रेमाइसेस में रखा हुआ है लैंडलॉर्ड ने तो वो जब चाहे तब खाली करा सकता है। वहाँ पे ऐसी कोई भी बार या प्रोटेक्शन टू दैट पर्सन इज़ नॉट क्रिएटेड इफ़ द प्रेमाइसेस आर रीजनेबली एंड बोनाफाइड रिक्वायर्ड बाय द लैंडलॉर्ड। अगर उसको अपने प्रेमाइसेस की ज़रूरत है, रीजनेबल कॉज है उसके पास, बोनाफाइड एक्शन है, ऐसे में भी लैंडलॉर्ड अपना पोजीशन वापस ले सकता है। इफ़ द प्रेमाइसेस आर टू बी रिपेयर्ड, बिल्कुल डायलेपेटेड कंडीशन में आ गई है बिल्डिंग, ऐसे में लैंडलॉर्ड को अपना प्रेमाइसेस रिपेयर करना है तो भी लैंडलॉर्ड के पास पूरा राइट है उसको लेने का। इफ़ द प्रेमाइसेस आर टू बी डिमोलिश्ड, तोड़ना ज़रूरी है, ऐसे में भी अलाउड है। इफ़ द फ्लोर इज़ टू बी रेज्ड ऑन अ टेरेस, टेरेस पे उसको एक और फ्लोर बढ़ाना है। आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं बट देर आर इन डेंजर, एक्सीडेंट में हैपन, ऐसे में भी लैंडलॉर्ड के पास पूरा राइट है। इफ़ द प्रेमाइसेस इज रिक्वायर्ड फॉर इमीडिएट डिमोलिशन, कोई भी ऐसी कंडीशन आती है कि मुझे इमीडिएटली इसको तोड़ना है, ऐसे में अलाउड है। इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑन अ गार्डन, कोई गार्डन प्लेस आपको दिया हुआ है प्रेमाइसेस, वहाँ पे बिल्डिंग खड़ी करनी है तो भी वो अपना प्रेमाइसेस आपसे रिकवर कर सकता है। एक्सेसिव रेंट चार्ज फॉर सब लेट प्रेमाइसेस, एक्सेसिव रेंट अगर उसको चाहिए तो ले सकता है, आप नहीं पे करेंगे आपको हटा देगा। और फाइनल वन, द प्रेमाइसेस नॉट यूज फॉर 6 मंथ, आपने टेनेंसी राइट क्रिएट किया बट उसके बाद भी 6 महीने तक आपने उस प्रेमाइसेस का यूज़ नहीं किया, ऐसे उसमें भी लैंडलॉर्ड हैव अ फुल राइट टू रिकवर द पोजीशन ऑफ द प्रेमाइसेस। ठीक है, सो दीज आर द रिकवरी ऑफ अ पोजीशन ऑफ premises by landlord. So these are the provision from section 1 to section 24 of the Maharashtra Rent Control Act, in which it is a subject of a state. There are rules and regulation, standard rates are fixed, standard increase in a rate are fixed, general guideline given to the tenant as well as the landlord, general rules and regulation, power to the court is also given. So these all are compiled together and make a provision for tenant in a state of Maharashtra because it is a state subject. So all sections topics are covered under this act.